हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं उस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का लेसन 9 द नॉर्थ शिप पोएम का डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके पोएट का नाम है फिलिप लार्किन। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं, फिर पोएम को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो फिलिप लार्किन का पूरा नाम है फिलिप आर्थर लार्किन, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 9 अगस्त 1922 एंड ही वॉज डाइड ऑन 2 दिसंबर 1985। दोस्तों, ये एक इंग्लिश पोइट थे। ये इंग्लिश में लिखा करते थे, इनके लैंग्वेज इंग्लिश थी। ये एक नॉवलिस्ट थे और लाइब्रेरियन भी थे। जब इन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी तो इन्होंने लाइब्रेरियन के रूप में काम किया था। इनकी जो पहली कलेक्शन ऑफ बुक्स है जिसका नाम द नॉर्थ शिप था, उसमें टोटल 10 पोएम्स थी और जो कि पब्लिश हुई थी 1948 में। उसके बाद इन्होंने 2 नॉवेल्स लिखे हैं, जिल, और फिर उसके बाद है ए गर्ल इन विंटर। फिर उसके बाद इनकी सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम आई जिसका था नाम द लीज डिसेव्ड, और फिर उसके बाद इन्होंने और 2 लिखी, द विट्सन वेडिंग और हाई विंडोज़। और जो हाई विंडोज़ है उनकी लास्ट कलेक्शन थी। चलिए दोस्तों, बाहर से मैं आपको कुछ फिलिप लार्किन के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप इनके पोएम को पढ़ रहे हैं। तो जो फिलिप लार्किन थे वो एक ऐसे पोएट थे जो कि ह्यूमन बैकग्राउंड की रियलिटी को अपने पोएम में दिखाया करते थे। जिस वजह से क्या होता था, इनको पोइट का दर्जा बहुत लेट से मिला था, क्योंकि बाकी जो पोइट्स थे वो क्या करते थे, जितनी भी चीज़ों को है वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया करते थे, पर ह्यूमन बैकग्राउंड की रियलिटी को अपने पोएम में नहीं दिखाते थे। जब फिलिप लार्किन ऐसा पोएम लिखते थे तो लोग उनको पोएट नहीं समझते थे। वो सोचते थे ये क्या कर रहा है, ये क्या लिख रहा है, पोएम इस तरह की नहीं होती है। पर बाद में जाके इनको पोएम को लेके बहुत अप्रिसिएट किया गया। पर जब इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी द नॉर्थ शिप से, तो इनको कोई भी अप्रिसिएशंस नहीं मिलता था उन पोएट से जो कि इनसे सीनियर थे या फिर जिनका ज़्यादा फेम था। तो दोस्तों, इस पोएम में भी जो फिलिप लार्किन है बताए हैं ह्यूमन बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरीके से ह्यूमन रहते हैं, और फिर लास्ट में आपको पता चलेगा फिलिप लार्किन खुद अपने बारे में भी यहाँ पे पोएम में दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पोएम को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पर उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम सब उसमें अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। आई सॉ 3 ships गो सेलिंग बाय। तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई विटनेस डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कौन इस घटना को देख रहा है और यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे आई लिखा हुआ, कोई डिस्क्राइब भी नहीं किया कि ये आई कौन है। तो हम लोग फिलिप लार्किन को ये आई समझेंगे। तो वो कह रहे, मैंने 3 जहाज़ देखा जो कि समुद्री यात्रा के लिए निकल रहे थे। ओवर द सी, समुद्र मार्ग से। द लिफ्टिंग सी, वो भी कैसे सी में, जो कि सी बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल था सेलिंग के लिए, यानी यात्रा करने के लिए। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई, और सुबह के समय जो हवा चल रही थी वो बिल्कुल प्रोपेशियस थी, अनुकूल थी इन तीनों शिप्स के सेलिंग के लिए, यानी हवा एकदम परफेक्ट था सेलिंग के लिए। एंड वन वॉज रिक्ट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और उन तीनों शिप्स में एक शिप जो थी उसे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तैयार की गई थी, यानी कि लंबे सफ़र के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ थी उस शिप में इंस्टॉल की गई थी, इक्विप्ड की गई थी, जिससे वो शिप लंबे सफ़र के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट स्टांजा कंप्लीट कर लिया। अब चलिए सेकेंड स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट। दोस्तों, यहाँ पे 3 शिप्स थी और तीनों शिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट शिप, सेकंड शिप और थर्ड शिप से यहाँ पे इस पोएम में दिखाया गया है। तो इस स्टांजा में हम फर्स्ट शिप के बारे में जानेंगे। और द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट, पहला शिप पश्चिम दिशा में यात्रा करने को जा रहा था। ओवर द सी, समुद्र मार्ग से। द रनिंग सी, यानी कि जो सी का वाटर का फ्लो था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, जिससे जो फर्स्ट शिप है वो अच्छी तरीक़ा से सेलिंग कर पाएगा। एंड बाय द विंड वॉज ऑल पोजेस्ड,
और जो हवा था वो बिल्कुल उस फर्स्ट शिप के अधीन था, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीक़ा से चल रही थी, जिससे फर्स्ट शिप को आगे बढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी। क्योंकि जो शिप है उसमें सेल लगा हुआ है और सेल को हवा की ज़रूरत पड़ती है शिप को आगे बढ़ाने के लिए। एंड कैरी टू अ रिच कंट्री, और फर्स्ट शिप समुद्री यात्रा करते हुए एक रिच कंट्री में पहुंच जाता है, यानी कि उस कंट्री में जितने भी लोग होंगे वो रिच होगा और उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम भी अच्छा होगा। द सेकेंड टर्न टूवर्ड द ईस्ट, और जो सेकेंड शिप था वो पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। ओवर द सी, समुद्री मार्ग द्वारा। द क्वेकिंग सी, यानी ऐसा सी जिसमें बहुत ही ज़्यादा बहाव हो और कांप रहा हो, यानी उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें और वेव्स बन रही हो और सेलिंग के लिए वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं हो। वैसे सी को क्या बोलते हैं? क्वेकिंग सी, जहाँ पे सेलिंग जो है करना वो मुमकिन ना हो या फिर इजी ना हो। एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट, और जो हवा है वो बिल्कुल एक पशु की तरह उस शिप का शिकार कर रहा था, यानी कि उस शिप को सेलिंग करने से रोक रहा था, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। टू एंकर इन कैप्टिविटी, और वो जो शिप था वो अपने लंगर को गिराकर वहीं पे रुकने पर मजबूर हो गया था, यानी वहीं पे अपने आप को रोक लिया था। क्योंकि जब पानी का बहाव ज़्यादा है तो शिप आगे बढ़ नहीं सकता, इसीलिए वो क्या करता है, अपना एंगर यानी जिसे हम लोग हिंदी में लंगर कहते हैं उसे गिरा देता है समुद्र में, जिससे जो शिप है वो स्थिर रहे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फोर्थ स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं। द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जो तीसरा शिप था वो नॉर्थ यानी उत्तर डायरेक्शन की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। ओवर द सी, समुद्र मार्ग के द्वारा। द डार्कनिंग सी, उस अंधकारमयी समुद्र में, यानी कि जो दिन था वो घिरने लगा था, बादल काले बादल घिरने लगे थे, जिसके कारण आसमान काला हो गया था और उसका रिफ्लेक्शन जो समुद्र के पानी में पड़ रहा था, जिससे जो समुद्र का पानी है वो भी डार्क नज़र आ रहा था। और डार्क जो कलर है वो कभी भी हम लोग को पॉजिटिविटी नहीं देता है, यानी कि वो हम लोगों को हमेशा ये दिखाता है कि अब कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि हम लोग मुसीबत को, नेगेटिविटी को, सब चीज़ को डार्क से डिनोट करते हैं। बट नो ब्रीथ ऑफ विंड केम फोर्थ, और वहाँ तो मौसम घेर ही लिया, काले बादल छाई गए, और उसके बावजूद वहाँ का सिचुएशन तो ख़राब था ही, क्योंकि बादल घिर गए तो पता नहीं चल रहा सूर्य किधर है। और उस समय क्या होगा, डायरेक्शन को भी लेके जो नाविक उनको दिक्कत आ रही होगी, शिप को दिक्कत आ रही होगी, और तो और वहाँ पे हवा भी बिल्कुल नहीं चल रहा था जिससे सेलिंग हो सके, क्योंकि सेल को, पाल को हवा की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो नाव को आगे की ओर बढ़ा सके, पर वहाँ हवा ही नहीं चल रही थी जिससे नाव आगे बढ़ नहीं सकता था। यहाँ पे लिखा हुआ है नो ब्रेथ, यानी सांस लेने तक की हवा नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सांस लेने में हम लोग को तकलीफ़ हो रहा होगा, वहाँ के जो नाविक होंगे उन लोगों को। यहाँ कहने का इतना ही मतलब है कि जो शिप है, इतना हवा भी नहीं चल रहा था कि वो शिप आगे की ओर बढ़ सके। एंड द डेक सोन फ्रॉस्टली, और उस शिप का जो डेक था, यानी जिस पे लोग खड़े होते हैं, पाटा था, वो भी क्या होता है, काले रंग से चमकने लगता है, यानी कि मौसम वहाँ का पूरा काला था, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे, समुद्र का पानी भी ब्लैक लग रहा था, जिसके कारण जो शिप है वो भी अंधेरे के कारण अंधेरा दिखाई दे रहा था। यानी हर तरफ से यहाँ पे नेगेटिविटी का सिंबल हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वह जो शिप था वो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में वहाँ पे फंस गया था। ना ही वो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था अपने बचाव के लिए। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक, और उत्तर दिशा के जो आसमान थे वो पूरे काले बादल से छा गए थे और पूरे ब्लैक नज़र आ रहे थे। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, और वो जो समुद्र था उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड था वहाँ पे कि वो उस नाव को वहाँ से अपने ऊपर से पार करके नहीं जाने देगा। तो दोस्तों कभी भी समुद्र को घमंड नहीं रहता ऐसा। तो यहाँ पे ये बताना चाहते कि वो जो सिचुएशन था इतना ज़्यादा ख़राब था कि उस समुद्र को पार करके आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप केम बैक, और दोस्तों इस फिफ्थ स्टांजा के लास्ट 2 लाइन्स में हम लोग को पता चलेगा फर्स्ट शिप और सेकंड शिप के बारे में, जो कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की ओर गए थे।
तो दोस्तों बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट शिप था जो कि वेस्ट डायरेक्शन की ओर गया था, जो सेकंड शिप था जो कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर गया था, वो दोनों वापस रिटर्न आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी। हैप्पली और अनहैप्पली, चाहे वो खुशी से आए हो या दुखी से आए हो, पर उन्होंने जहाँ पे सफ़र अपना स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस दोनों रिटर्न आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का शिप वेस्ट की ओर गया था वो एक कंट्री में पहुंचता है, रिच कंट्री में, और फिर वापस से रिटर्न आता है। तो इससे ये पता चल लोगों को कि वो शिप हैप्पी होगा। और दूसरा जो ईस्ट शिप था वो जाता है, पर बीच रास्ते में हवा के तेज बहाव के कारण वो वहीं रुकना पड़ता है उसे, और फिर वहाँ से रिटर्न आता है। तो हो सकता है वो अनहैप्पी होगा। पर दोस्तों इसका इनर मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो फर्स्ट शिप सेकंड शिप का इनर मीनिंग मैं आपको इस स्टांजा में बताता हूँ। लास्ट की स्टांजा में आपको मैं थर्ड शिप के भी इनर मीनिंग का बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए, जो ईस्ट शिप था उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए एक ईस्ट शिप है और उसे एक पर्सन मान लीजिए, और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास बहुत चीज़ की सुख सुविधा नहीं है, फिर भी वो सफ़र कर रहा है। और मान लीजिए उसकी कोई चीज़ की ज़रूरत है, फिर भी उसके लिए वो आगे बढ़ रहा है कि उसे वो चीज़ चाहिए, वो उसके लिए कोशिश कर रहा है, पर उसके वो हाथ नहीं आया। तो वो क्या होगा, वो एक पल के लिए दुखी हो जाएगा, पर वापस जब वो घर आएगा तो उसे ये चीज़ का संतुष्ट रहेगा कि चलो मैंने कोशिश किया, चाहे मुझे मेरी सफलता मुझे मिली हो या ना मिली हो, तो इस चीज़ के लिए वो संतुष्ट रहेगा, वो खुश होगा कि मैंने कोशिश किया, मैंने हार नहीं माना। तो हम लोग को यहाँ पे जो ईस्ट शिप है उससे क्या पता चला, वो हैप्पी भी था और अनहैप्पी भी था। हैप्पी किस लिए था कि उसने कोशिश किया, चाहे वो सफल हुआ या ना हुआ हो। और अनहैप्पी किस लिए था कि उसने कोशिश की पर उसे सफलता मिली नहीं। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है संतुष्ट हो जाना, और वो अपने इस सफलता से संतुष्ट था क्योंकि वो जानता था कि उसके बस में जितना था उसने वो चीज़ किया। अब देखिए, यहाँ पे जो वेस्ट शिप है जो कि एक रिच कंट्री पहुँचता है, तो दोस्तों मान लीजिए वो भी एक पर्सन है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसके पास हर सुख सुविधा है, जिसके कारण वो अपने और सफलता की ओर धीरे 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 बढ़ता जा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए वो हैप्पी है। और मान लीजिए वो अमीर है, उसके पास पैसा है, पर अपनों से वो प्यार नहीं करता, अपनों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो अपने भी उससे उसी तरीका का व्यवहार करेंगे जिस चीज़ के लिए वो अनहैप्पी है। तो यानी हर चीज़ का दो साइड होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे यही हम लोग को फर्स्ट शिप और सेकंड शिप से पोएट दिखाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग लास्ट स्टांजा की ओर आगे बढ़ते हैं, और फिर स्टांजा कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आपको नॉर्थ शिप का जो इनर मीनिंग है उसे भी आपको बता दूंगा। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार, और वो जो नॉर्थ शिप था, तीसरा शिप था, वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखना चाहता था, कंटिन्यू करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो वापस घूम के वापस जहाँ से उसने यात्रा शुरुआत की थी वहाँ पे वो रिटर्न आए, क्योंकि उसे अपनी यात्रा को पूरी तरीक़ा से कंप्लीट करना था, और वो पीछे घूमकर नहीं आता है, और वो दूर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। इनटू एन अनफॉरगिविंग सी, और उस सी में जो कि सी उसका बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था उसे आगे बढ़ने में, उससे में भी वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था। अंडर अ फायर स्पेलिंग स्टार, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो शिप था वो आगे बढ़ना चाहता था, और जो वेदर था, जो सी था, उसके फेवर में नहीं था। वेदर भी ख़राब था और सी भी जो था वो उसे आगे नहीं देना चाहता था, और जो हवा थी वो भी नहीं चल रही थी कि वो आगे बढ़ सके। फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि उसे अपने सफ़र को पूरा कंप्लीट करना था। एंड इट वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। तो दोस्तों देखिए, जो हमने लास्ट स्टांजा में लास्ट लाइन पढ़ा वो हम लोग का शुरुआती स्टांजा में लास्ट लाइन था। दोनों लाइन जो है वो सेम है, थर्ड शिप को ही लेकर है ना। तो यहाँ पे एक लाइन को दो बार इस्तेमाल करने का ये मतलब होता है पोयम में कि अपनी बात को वो पक्का रखना चाहते कि नहीं वैसा होगा। थर्ड शिप बहुत ही तैयारी के साथ लंबे सफ़र के लिए निकला था, वो आगे बढ़ेगा, उसके सामने कोई भी बाधा आएगी वो घूम कर पीछे नहीं देखेगा या रिटर्न नहीं आएगा, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते थे
पोएट। मैंने फर्स्ट सिप और सेकंड सिप के थ्रू एक पर्सन को जोड़कर आपको इनर मीनिंग बता दिया। अब चलिए इस जो थर्ड सिप है उसका इनर मीनिंग बता देता हूँ। तो ये थर्ड सिप पोएट खुद को लेकर लिखे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि थर्ड सिप के पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई थी कि वो चाहता तो वापस रिटर्न आ सकता था, जैसे कि जो सी है वो डार्क हो जाता है, हवा नहीं चल रहा है, फिर बादल पूरा घेर दे रहा है, उनकी फेवर में नहीं था, वेदर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने कहानियाँ, पोएम्स, नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया था तो उन्हें भी उनके उस काम के लिए उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा था पोइट समाज में, राइटर समाज में, क्योंकि उनका भी एक समाज होगा जहाँ पे बहुत सारे पोइट आते होंगे, अपने राय विचार देते होंगे, तो उनको वहाँ पे अपना दर्जा नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इनका पोएम लिखने का जो तरीका था वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। इसी कारण से ये अपने जीवन के बारे में यहाँ पे लिखे कि बहुत सारी मुसीबत आई फिर भी वो पीछे नहीं हटे, वे हमेशा संघर्ष करते रहे क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पोएम कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।